Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about falling production of cotton in India. This topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view, also important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो सबसे पहले कॉटन क्रॉप के बारे में समझते हैं एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो कॉटन क्रॉप इज अ खारीफ क्रॉप जिसको मच्योर होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। और कॉटन क्रॉप जो है वो एरिड एरियाज में, यानी कि जहाँ पे रिलेटिवली बारिश कम होती है वहाँ पे ग्रो किया जा सकता है। सो इट्स अ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, यानी कि कम बारिश में भी ये आराम से इसको ग्रो किया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि सिर्फ दुनिया के 2.1% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है, बट इट प्रोवाइड्स 27% ऑफ द वर्ल्ड्स टेक्सटाइल नीड्स। तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल फाइबर। और इसको ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज अबाउट 21 to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कम ही चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 50 to 100 सेंटीमीटर। लेकिन सॉइल जो होता है वो ब्लैक सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं, जो नॉर्मली हमें डेक्कन प्लेटू में यहाँ मिलता है। और जो कॉटन क्रॉप्स होते हैं उनसे हमें फाइबर तो मिलता ही है, फाइबर से हम लोग कपड़े बना सकते हैं कॉटन के। उसके अलावा इससे ऑयल भी निकाला जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो रह जाते हैं उसको एनिमल फीड के लिए भी दिया जा सकता है। दुनिया भर में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाले देश हैं इंडिया और चाइना। दोनों लगभग लगभग बराबर ही प्रोड्यूस करते हैं। सो किसी साल इंडिया आगे निकल जाता है, किसी साल चाइना आगे निकल जाता है। अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो गुजरात इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कॉटन क्रॉप के अंदर अगर बात की जाए तो उसका जो बल्बी फीचर होता है यहाँ पे इस तरीके से आप देखो, कॉटन क्रॉप होता है तो फ्लफी फाइबर ऑयल रिच होता है। और इससे मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे फाइबर भी निकलता है। उसके अलावा सीड्स जो होते हैं उससे ऑयल भी निकाला जा सकता है। तो कॉटन सीड से ऑयल निकाला जा सकता है, विच इज यूज एज वेजिटेबल ऑयल इन इंडिया। इट इज थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल आफ्टर मस्टर्ड एंड सोयाबीन। तो ये सारी चीजों से हम समझ चुके हैं कि कॉटन एक थ्रेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, फाइबर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम वेजिटेबल ऑयल के लिए भी कॉटन इम्पॉर्टेंट है। अब बात की जाए कॉटन प्रोडक्शन की इंडिया में, तो कॉटन प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर 2002 में एक काफी जबरदस्त बूस्ट मिला जब एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई जिसको कहते हैं हम लोग बीटी टेक्नोलॉजी, बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया गया 2002 में इंडिया के अंदर। दिस बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो उसमें नॉर्मल कॉटन, उसके अंदर एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया है बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस, उसके साथ मॉडिफाई कर दिया गया नॉर्मल कॉटन को। उससे जो रिजल्टेंट कॉटन क्रॉप्स बनेंगे या कॉटन क्रॉप्स के जो सीड्स बनेंगे उनको कहा गया बीटी कॉटन। दिस बीटी कॉटन, जैसा कि मैंने आपको कहा, इट्स अ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन वेयर नॉर्मल कॉटन इज मॉडिफाइड विथ हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस। इसकी खासियत यह है बीटी कॉटन की कि इट हैड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सेवरल काइंड ऑफ पेस्ट्स। पेस्ट्स, कीड़े मकोड़े जो कॉटन क्रॉप को बर्बाद कर देते थे, खासकर बोलवॉर्म्स, उनके अगेंस्ट इसके पास एक रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी अगेंस्ट सर्टेन पेस्ट। तो इसी कारण से जब बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद से कॉटन प्रोडक्शन में काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिला है इंडिया में। यू सी, ये था कॉटन का प्रोडक्शन 278 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन 2001-2002 बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन। उसके बाद से बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया, कॉटन प्रोडक्शन वेंट अप टू एज हाई एज 566 किलोग्राम ऑफ कॉटन पर हेक्टेयर। तो कॉटन प्रोडक्शन में काफी ज्यादा स्पाइक देखने को मिला। करंट कंसर्न ये है कि धीरे धीरे कॉटन का यील्ड वापस इंडिया के अंदर घट रहा है। यील्ड ऑफ कॉटन विच वाज एट 566 किलोग्राम पर हेक्टेयर somewhere close to 6 and 7 now has again come down to 447 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये यील्ड घटने के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि एक नई तरह का पेस्ट, पिंक बॉलवर्म,
नया तो नहीं है, पहले इस कॉटन को डिस्ट्रॉय करता था, नॉर्मल कॉटन को, पिंक बॉलवर्म। फिर इस नॉर्मल कॉटन को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया इन द फॉर्म ऑफ बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन बिकेम रेजिस्टेंट टू दिस पिंक बॉलवर्म। लेकिन अब धीरे धीरे दिस पिंक बॉलवर्म पेस्ट हैज डेवलप्ड कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय बीटी कॉटन ऑल्सो। तो इनिशियली बीटी कॉटन were protected against such pests like pink bollworm, but since 2014 it is being seen that pink bollworms have also developed resistance to bt cotton, now causing widespread infestation and yield reduction। तो देखिए 2014-15 से आप देखिए बीटी कॉटन को भी पिंक बॉलवर्म जो है वो डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, बिकॉज बीटी कॉटन जिस भी तरह की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता था अगेंस्ट पिंक बॉलवर्म पेस्ट, अब वो टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट पिंक बॉलवर्म भी रेजिस्टेंट हो चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इवन इन इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज डिक्लाइनिंग। और इसी कारण से धीरे धीरे फार्मर्स भी डिस्करेज हो रहे हैं कि कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो वाई टू ग्रो कॉटन, एंड दैट इज वाई स्टेट्स लाइक पंजाब में फार्मर्स आर गिविंग अप ऑन देयर कॉटन कल्टीवेशन। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंसेक्टिसाइड्स हैं कॉटन के लिए, वो सब बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं इन फ्रंट ऑफ पिंक बॉलवर्म, एंड ओवरऑल इट इज लीडिंग टू द मोनोकल्चर ऑफ कॉटन प्रोडक्शन विच इज वेरी डेंजरस फॉर कॉटन क्रॉप्स इन आवर कंट्री। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोकल्चर, क्यों ये हो रहा है और इससे क्या नुकसान है वो भी जरा समझते हैं। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर के हमेशा से ही एक क्वेश्चन रहा है कि क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लॉन्ग रन में निगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं करेंगे हम किसी भी देश की इकोनॉमी को या वहाँ के लोगों के हेल्थ को। ये हमेशा से ही क्वेश्चन रहा है, वहाँ की इन्वायरमेंट को निगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं करेंगे। क्यों ऐसा क्वेश्चन रहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर, वो भी जरा समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक किसान है, इसने अपने यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अगेंस्ट ये जो पेस्ट्स हैं जो नॉर्मल क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, वो तो काउंटर नहीं कर पाएंगे, वो तो अटैक नहीं कर पाएंगे इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को। तो many pests will die in this process because they won't be able to attack the genetically modified crops, but some of the pests will somehow survive and evolve, and they will become more powerful as compared to the original one, and now they will destroy the normal local crops। मान लीजिए ये किसान तो बेचारा नॉर्मल क्रॉप उगा रहा था, ये मॉडिफाइड क्रॉप नहीं उगा रहा था, उसको तो ये मॉडिफाइड पेस्ट्स या इवॉल्व पेस्ट तो इजीली डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल evolve to that extent that they might be able to destroy this genetically modified crops as well। तो ये एक समस्या है, ध्यान से समझिए। ये जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनको लेकर के स्टार्टिंग से ही एक क्वेश्चन रहा है कि ठीक है शॉर्ट रन में तो इनके काफी सारे फायदे दिख रहे हैं। सबसे पहला, दे आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स। दूसरा, उनका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, यानी कि जल्दी खराब नहीं होते, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये सब तो पॉजिटिव्स देखने को मिला, लेकिन निगेटिव्स का एक डाउट हमेशा से ही रहा है कि लॉन्ग रन में दे विल इम्पैक्ट द फ्लोरा एंड फौनास डाइवर्सिटी, फ्लोरल डाइवर्सिटी। कैसे? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो तो पेस्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे, बट सच पेस्ट्स विल इवॉल्व, दे विल डिस्ट्रॉय द लोकल क्रॉप्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सच पेस्ट्स विल बी एबल टू डिस्ट्रॉय द जीएम क्रॉप्स ऑल्सो, बट लोकल जो ब्रीड है वो तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। और यही चीज देखा जा रहा है यहाँ पे। You see, monoculture is developing, single type of crop, BT crop या BT cotton is getting developed. Other local varieties have to anyway died down. और अब ये BT cotton is also succumbing to the evolved pink bollworm. That is the reason behind decline in the cotton yield in current times। तो solution क्या है इसका? सॉल्यूशन कुछ नए नए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकाले गए हैं। फॉर एग्जांपल एक तरीका निकाला गया, इसको कहा जा रहा है मेटिंग डिसरप्शन। मेटिंग डिसरप्शन में क्या हो रहा है कि जो ये पिंक बॉलवर्म्स हैं उनको इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया जा रहा है कि दे आर नॉट एबल टू मेट, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस देयर नंबर्स। क्यों मेटिंग नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पिंक बॉलवर्म्स, जो मेल पिंक बॉलवर्म्स हैं उनको कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। फीमेल पिंक बॉलवर्म्स के फेरोमोन्स को लेकर के किसी ऐसे थ्रेड वगैरह पे ले लिया जा रहा है, ऐसे कपड़े का थ्रेड ले लिया जाता है और उस पे फीमेल पिंक बॉलवर्म के फेरोमोन्स को रख दिए जाते हैं और फिर इसको कहीं कहीं पे जाके प्लांट से टाई कर दिया जाता है। अभी मेल
जो बॉलवर्म है इट कम्स एंड इट ट्राइज टू रिप्रोड्यूस विथ हेल्प ऑफ दिस थ्रेड इटसेल्फ, बट यहाँ पे तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं बिकॉज नेचुरल एग है नहीं. सो दिस इज हाउ मेटिंग डिसरप्शन इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ पिंक बॉलवर्म. इस मेटिंग डिसरप्शन के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं. पीबी नॉट, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये पीबी नॉट है. पीबी नॉट वर्क लाइक ए फेरोमोन ट्रैप. The wire is filled with pheromones of a female hormone. Pheromone is female hormone of pink bollworm. The pheromone smells attracts the male worm to search for non-existent female. Female तो है नहीं, yet the male worms, male pink bollworms are attracted to this thread, and this prevents egg laying and therefore curtail pest breeding. It is tied to every alternate plant after 40 days of sowing on the border of the farm. इसको एक तरीके से रक्षाबंधन कहा जाता है. दिस आर नोन एज बंधन और टाई नॉट्स. दिस इज प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स फ्रॉम द पिंक बॉलवर्म. इसके अलावा स्प्लैट टेक्निक भी है. तो ये सब कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द कॉटन क्रॉप्स अगेंस्ट राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ पिंक बॉलवर्म्स. अगर ओवरऑल बात की जाए टेक्सटाइल सेक्टर की, तो टेक्सटाइल सेक्टर सिर्फ कॉटन ही नहीं, ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माई स्कीम, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, समर्थ स्कीम, मित्रा स्कीम जिसमें टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम्स एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसमें जो भी टेक्सटाइल कंपनियां ज़्यादा ज़्यादा करेंगी उनको सरकार एक एडिशनल इंसेंटिव देगी. यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं कि कॉटन इज अ खारिफ क्रॉप, आरिड एरियाज में उगाया जाता है, वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल, फाइबर ऑयल एंड एनिमल फीड मिलता है इससे. टॉप प्रोड्यूसर इज इंडिया एंड चाइना. टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज गुजरात. यहाँ पे मुझे गुजरात लिखना था. बीटी कॉटन बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस बैक्टीरिया के साथ उसको मॉडिफाई किया जाता है. इट्स अ पेस्ट रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म. आउटकम क्या हुआ? बीच में तो फिर प्रोडक्शन बढ़ गया था अप टू 566 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बट रिसेंटली द कॉटन प्रोडक्शन हैज डिक्लाइंड. व्हाई डिक्लाइंड? बिकॉज रेजिस्टेंस अगेंस्ट पिंक बॉलवर्म एंड नाउ पिंक बॉलवर्म्स हैव बीन एबल टू अटैक द बीटी कॉटन. सॉल्यूशन इज मेटिंग डिसरप्शन थ्रू टेक्निक्स लाइक पीबी नॉट एंड स्प्लैट. तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. यहाँ पे हिंट्स भी मैंने दे दिया है. इस हिंट्स के बेसिस पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. The next article is about pollution tax proposed on diesel vehicles, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important from science and technology point of view. देखिए, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने हाल फिलहाल में कहा कि अगर डीजल व्हीकल्स का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर को रिकमेंड करें कि डीजल व्हीकल्स के ऊपर 10% एडिशनल जीएसटी लगाया जाए, जिससे डीजल व्हीकल्स और महंगे हो जाएंगे. वैसे भी डीजल व्हीकल्स पे 28% जीएसटी लगता है प्लस एडिशनल सेस लगता है. तो नॉर्मली 50% तक तो टैक्स लगता ही है डीजल व्हीकल्स पे. नितिन गडकरी साहब ने कहा कि अगर जल्दी से इनको रोका नहीं गया तो आगे वाले टाइम में वो 10% और प्रपोज करेंगे एडिशनल जीएसटी ऑन डीजल व्हीकल्स, क्योंकि ये जरूरी है अगर भारत को अपना गोल अटेन करना है ऑफ नेट जीरो इमिशंस बाय 2070. तो आखिर डीजल व्हीकल्स को क्यों उन्होंने टारगेट किया है, क्यों डीजल व्हीकल्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं? क्योंकि डीजल व्हीकल्स से इमिशन, खासकर नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन, हार्मफुल गैस इमिशंस ज्यादा होते हैं. अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? व्हाई डीजल व्हीकल्स आर मोर पॉल्यूटिंग? आंसर है दैट डीजल व्हीकल्स हैव हायर कंप्रेशन रेशियो एज कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स, और हाइयर कंप्रेशन रेशियो होने के कारण डीजल व्हीकल ज्यादा इमिशन करते हैं. तो कंप्रेशन रेशियो होता क्या है? तो देखिए, किसी भी ऑटोमोबाइल में इस तरीके का एक सक्शन रीजन होता है, ऐसा सक्शन एंड पंप रीजन होता है जहां पे वो ऐसा पिस्टन मूव करता रहता है, पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे मूव करता रहता है. तो पिस्टन जब पूरी तरह से क्लोज हो जाता है तो ये यहां तक आ जाता है, जब पिस्टन पूरी तरह से ओपन होता है तो यहां तक आता है. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर is V1 plus V2 and clearance volume is this V2. यानी clearance volume is कि जब इस सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम बच जाता है जब ये पिस्टन पूरी तरह से क्लोज हो जाता है. तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, यानी कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, इज नोन एज कंप्रेशन रेशियो. और डीजल व्हीकल के अंदर कंप्रेशन रेशियो हाई होता है. बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो डीजल व्हीकल के अंदर ये जो इंटरनल एयर होता है ये ज्यादा होता है, ये स्पेस ज्यादा होता है.
कंप्रेशन रेशियो इसलिए ज्यादा होता है, V1 प्लस V2 इज हाइयर। तो अब सवाल ये उठता है कि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से हार्मफुल गैसेस का इमिशन ज्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव चीज भी है, हाइयर कंप्रेशन रेशियो से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको पता है डीजल व्हीकल्स की माइलेज अच्छी होती है, उसके पीछे बड़ा कारण है कंप्रेशन रेशियो इज हाइयर फॉर डीजल व्हीकल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है क्यों डीजल व्हीकल्स का। तो डीजल व्हीकल्स का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने के पीछे मुख्य कारण है कि डीजल व्हीकल का स्टार्ट होने का और पेट्रोल व्हीकल का स्टार्ट होने का तरीका अलग अलग है। पेट्रोल इंजन में होता है स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन में होता क्या है समझिए, कि मान लीजिए कि ये सिलेंडर है जिसके अंदर हवा भरी है और इसके अंदर एक तरफ से एयर आता है, एयर मिक्स्ड विथ पेट्रोल। तो पेट्रोल इन मॉइस्ट पेट्रोल इन इट्स वेपर फॉर्मेट, हवा के साथ मिक्स करके इधर से आता है पेट्रोल। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल इंजन की, जिसमें स्पार्क इग्निशन होता है, एसआई इंजन इसीलिए उसको कहते हैं। स्पार्क इग्निशन होता है पेट्रोल इंजन में। एक तरफ से पेट्रोल आया मिक्स्ड विथ एयर, तो वेपर फॉर्मेट में पेट्रोल है, और फिर स्पार्क प्लग की मदद से वहां पे चिंगारी प्रोड्यूस की जाती है, स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है। दिस स्पार्क plug creates some spark which leads to burning of the petrol, and when petrol burns it creates a lot of heat. Because of that heat the air expands, and when the air expands this piston moves, and when this piston moves it forces the engine to move, and that is how the vehicle moves. Because when this piston moves, somehow the arrangement is like this, it forces the wheels to move, and this is how a spark engine, SI engine, which is used in petrol engines work. लेकिन जो डीजल व्हीकल्स होते हैं, डीजल इंजन्स होते हैं, उसका इग्निशन का तरीका ही अलग है। यानी कि उसमें जो एयर है उसका एक्सपैंड होने के लिए जो हीट चाहिए उसका तरीका ही अलग है। उसके लिए इस्तेमाल होता है CI यानी कि कंप्रेशन इग्निशन। इसमें स्पार्क वगैरह कुछ नहीं होता है। डीजल इंजन्स में स्पार्क इग्निशन नहीं होता है। डीजल इंजन में होता क्या है कि इस पिस्टन को जोर से दबाया जाता है। पिस्टन को जब जोर से दबाया जाता है तो इनिशियल प्रेशर बहुत लगता है। इसीलिए आपको पता है कि डीजल इंजन को स्टार्ट करने में स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि डीजल इंजन के लिए आपको पिस्टन को पहले जोर से दबाना होता है। जब पिस्टन को आप जोर से दबाओगे तो ये कंप्रेस होगा, एयर कंप्रेस होगा। जब एयर कंप्रेस होगा तो हीटेड होगा। जब एयर कंप्रेस होकर के हीटेड होगा, इसी हीट के कारण फिर डीजल बर्न होना शुरू होता है। जब डीजल बर्न होना शुरू होता है देन इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एनर्जी, और फिर आगे का प्रोसेस वही है कि डीजल बर्न होगा तो ये एयर एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो फिर इट विल फोर्स द व्हील्स टू मूव। सरल भाषा में बिल्कुल कहें तो पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क की मदद से इग्निशन होता है, इसीलिए उसमें स्पार्क प्लग होता है, इसीलिए उसको शॉर्ट में कहते हैं एसआई इंजन। डीजल इंजन के अंदर स्पार्क इग्निशन नहीं होता है। डीजल इंजन के अंदर इस पिस्टन को जोर से दबा करके एयर को वार्म करके या हीटेड करके डीजल को कंबसन किया जाता है, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन होता है। जोर से दबाया जाता है हवा को। इसीलिए डीजल व्हीकल्स को स्टार्ट करने में स्टार्टिंग में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर डीजल बर्न होने लगता है, क्योंकि इसको दबाया, हीट प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ कंप्रेस्ड एयर, दैट हीट हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ इंजन। सो कंप्रेशन इग्निशन एक्चुअली वर्क्स इन डीजल इंजन। बट सिंस ज़्यादा दबाना होता है इसीलिए तभी जाकर के ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो पाएगा। इसीलिए इस चेंबर को बड़ा रखना होता है। दिस चेंबर इज रिलेटिवली बिगर इन डीजल इंजन, एंड दैट इज वाई डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो इज हाइयर, एंड दैट इज वाई इमिशन इज हाइयर, एट द सेम टाइम माइलेज इज बेटर। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि 10% एडिशनल जीएसटी वो प्रपोज कर सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। क्यों? क्योंकि डीजल व्हीकल ज्यादा पॉल्यूटिंग है। डीजल व्हीकल का कंप्रेशन रेशियो हाई रहता है। इससे पॉजिटिव तो हाइयर एफिशिएंसी, बट नेगेटिव है हाई इमिशंस ऑफ नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड। पेट्रोल इंजन के अंदर होता है स्पार्क इग्निशन, डीजल इंजन के होता है अंदर होता है कंप्रेशन इग्निशन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टैक्स हेवेंस।
This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. टैक्स हेवेंस होते क्या है? देखिए, दुनिया के ऐसे छोटे छोटे देश जिनमें इन जनरल कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि वहां पे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल बात कर ले बर्मुडा की, तो नो कंपनी वुड बी इन जनरल इंटरेस्टेड इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट और ओपनिंग ऑफिस इन बर्मुडा. सो ऐसे देश क्या करते हैं, अपने यहाँ टैक्स लगभग लगभग पूरी तरह से माफ कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ आकर के बस तुम कंपनी खोलो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, इसी बहाने कुछ तो बिजनेस होगा हमारे यहाँ. So this is how there are many jurisdictions across the world, such like Bermuda, Bahamas, Barbados. They have practically kept their tax rates zero in order to attract investment. Such countries would be known as tax havens. मतलब a place where tax is almost not available or almost completely exempted. बट टैक्स हेवन से नुकसान क्या होता है? टैक्स हेवन का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि कंपनियां वहां जाकर के अपना हेड ऑफिस खोल देती हैं, और जिस कारण से कंपनियां जहां पे मेजर बिजनेस कर रही हैं वहां की सरकार को टैक्स से रिलेटेड अर्निंग नहीं होती बहुत बार. भी ये क्या मामला है? यानी कि टैक्स से रिलेटेड लॉस होता है कई सारे देशों को बिकॉज ऑफ टैक्स हेवेंस. ये क्या मामला है वो जरा समझिए. तो समझिए, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ टैक्स हेवन, क्योंकि वहां पे भी टैक्स रेट्स काफी कम है, जीरो नहीं है लेकिन काफी कम है. ये एक बड़ा कारण है कि क्यों भारत के अंदर स्टार्ट हुई कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया सिंगापुर के अंदर इन 2011. 2007 में स्टार्ट हुआ, 2011 में वो सिंगापुर में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया. क्यों? क्योंकि सिंगापुर में टैक्स है लगभग 17%, इंडिया में टैक्स है 34% ओवरऑल, तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट चार्जेस सब मिला करके. तो नेचुरली एनी कंपनी वुड बी इंटरेस्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सिंगापुर, और वहां पे उसने हेडक्वार्टर खोल लिया. लेकिन भाई तुम मेन बिजनेस तो इंडिया में ही कर रहे हो, मेन कस्टमर्स तो तुम्हारे इंडिया में ही हैं, लेकिन तुम इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, इंडिया से पैसा कमा रहे हो इंडिया के अंदर से, लेकिन सिंगापुर की सरकार को 17% टैक्स दे करके बच जाते हो. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ऐसा कानून था. तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मतलब दोनों देश एक साथ एक ही एक्टिविटी के लिए किसी कंपनी पर टैक्स नहीं लगाएंगे. तो किसी कंपनी का हेडक्वार्टर अगर इंडिया में है और बिजनेस कर रहा है सिंगापुर में, तो उस कंपनी के ऊपर है कि वो भारत सरकार को टैक्स दे या सिंगापुर सरकार को टैक्स दे. और अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू कि हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और बिजनेस कर रहा है मेनली इंडिया में, तो अगेन उस कंपनी के ऊपर है अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इन दोनों देशों के बीच में है. तो कंपनी के ऊपर होगा कि वो सिंगापुर की सरकार को टैक्स देना चाहे कि भारत की सरकार को देना चाहे. तो नेचुरली द कंपनी वुड लाइक टू गिव टैक्स टू द सिंगापुर गवर्नमेंट बिकॉज देयर द टैक्स रेट इज लो. सो इस सम कारणों से टैक्स का नुकसान हो जाता है उन देशों को, कंट्रीज वेयर मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस इज कंडक्टेड लूज देयर टैक्स शेयर बिकॉज ऑफ सच टैक्स हेवेंस. टैक्स हेवेंस का काफी सारा नुकसान हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू सी, एक तो टैक्स का नुकसान हो गया बिकॉज ऑफ टैक्स हेवेंस, उसके अलावा राउंड ट्रिपिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, ब्लैक मनी जनरेशन, ये सब भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू सी, मान लीजिए मॉरिशस है, मॉरिशस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टैक्स हेवन. अब मान लीजिए कि हमारे देश का एक करप्ट पॉलिटिशियन है साधु यादव, इसने काफी सारा ब्लैक मनी जनरेट किया है. ब्लैक मनी तो नॉर्मली कैश में ही होता है, अब इस कैश का वो इस्तेमाल अपने देश में कर नहीं पा रहा है. तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह के करप्ट लोग, कि ये जाकर के इस तरह के टैक्स हेवन कंट्री में जाकर के पहले एक सेल कंपनी खोल देगा, खोखा कंपनी, इसको कहा जाता है सेल कंपनी, XYZ नाम का, जिसका प्रैक्टिकली और कोई काम नहीं है, बस खोल दिया, हेड ऑफिस बना दिया, रजिस्टर कर दिया मॉरिशस में. उसके बाद ये किसी हवाला हैंडलर के थ्रू, मतलब ये इलीगल एक्टिविटीज हैं बट हैं, ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया भर में कनेक्टेड रहते हैं, इनकी मदद से ये करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट आदमी तो दूसरे करप्ट को तो जानेगा ना, राइट. तो करप्ट पॉलिटिशियन हवाला हैंडलर्स के थ्रू अपना ये कैश वाला पैसा जैसे भी करके अकाउंट में डलवा करके डॉलर्स में या जैसे भी है मॉरिशस की इस कंपनी में इन्वेस्ट करवा देगा. अब मॉरिशस की इस कंपनी में उसने इन्वेस्ट करा दिया, उसके बाद इस कंपनी से इंडिया के अंदर FDI करा देगा किसी दूसरे कंपनी में, कहीं कोई नया फैक्ट्री खोल देगा, कोई नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर देगा. सो साधु यादव कुड नॉट डायरेक्टली स्टार्ट दिस बिजनेस. साधु यादव ये बिजनेस सीधा सीधा स्टार्ट नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास ब्लैक मनी था.
अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता तो उससे सरकार सवाल पूछती है पैसा कहाँ से लाए तुम। लेकिन उसने सबसे पहले XYZ कंपनी खोली, सेल कंपनी मॉरिशस में, और उसके बाद ये पैसा यहाँ भिजवाया और वहीं से FDI करा दिया। तो अल्टीमेटली ही his company only is making investment in India, the cell company, but the government is losing tax in India also. The black money is coming back to the country through round tripping. All such problems were there because there were many tax havens like Mauritius and all who had double taxation avoidance agreement with countries like India. तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मान लीजिए कि XYZ कोई कंपनी है मॉरिशस की, तो माना जाएगा कि इस कंपनी का रेजिडेंट कंट्री है मॉरिशस, और वो कंपनी ज्यादातर बिजनेस कर रही है इंडिया में या इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में, तो उसका सोर्स कंट्री है इंडिया। तो एज पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट द कंपनी XYZ इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट ओनली वन कंट्री आइदर इन मॉरिशस और इंडिया। नेचुरली द कंपनी वुड प्रेफर मॉरिशस बिकॉज मॉरिशस इज ए टैक्स हेवन, वहाँ हार्डली 1-2% है, नहीं तो वो भी टैक्स नहीं है। सो दिस इज हाउ countries like India were losing a lot of tax because of such tax havens। इसी कारण से भारत सरकार धीरे धीरे कई सारे देशों के साथ जिनसे हमारा पहले डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था उसको खत्म कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए, ये करंट न्यूज देखिए, इफ यू सी द करंट न्यूज, तो ज्यादातर जो हमारे देश से जाने वाला इन्वेस्टमेंट है वो है सिंगापुर, यूके एंड ऑल। विल कम टू दिस करंट न्यूज, बट यू सी पहले आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है। उसके पहले आपने समझ लिया टैक्स हेवेंस, ऐसे देश जहां पे टैक्स लगभग नेग्लिजिबल है, और इसीलिए कई सारे ऐसे कंपनियां जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं वो उन देशों में जाकर के अपना हेडक्वार्टर खोल लेती हैं। और ज्यादा तकलीफ तब होती है जब ये टैक्स हेवेंस का हमारी सरकार के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, जैसे मॉरिशस का है। तो इसमें सेल कंपनियां खोल करके लोग राउंड ट्रिपिंग करा करके ब्लैक मनी को वापस से अपने देश ले आते हैं। और यही कारण है कि अगर आप देखो इंडिया के अंदर आने वाले जो मेजर सोर्स जहां से इंडिया का इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, तो मेजर कंट्रीज आर लाइक सिंगापुर, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, सिप्रस। अब आप सोचो, ये मॉरिशस जैसा छोटा सा देश इतना सारा FDI कर रहा है कैसे? सीधी सी बात है, वहां से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए कई सारे इंडियन लोगों ने ही सेल कंपनी खोल रखी है और वहीं से वापस से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी कारण से मॉरिशस जैसा देश, सिंगापुर जैसा छोटा सा देश, मॉरिशस इज अ बिगर एग्जांपल एज फार एज FDI इज कंसर्न, कि इतना छोटा देश इतना सारा FDI कैसे कर रहा है। द आंसर इज सिंपल, मॉरिशस के साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था। लोग वहां पे सेल कंपनी खोलते हैं, इंडिया के करप्ट लोग, और वहां की सेल कंपनी से अपना पैसा वापस इंडिया में मंगाते हैं। दिस इज हाउ मॉरिशस जैसे देश से भी हाई FDI हमें दिखता है। और यही कारण है कि भारत सरकार ने 2016 में इंडिया मॉरिशस के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड करना शुरू किया। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इस कंपनी का इंडिया में टैक्स होता 5 करोड़, लेकिन मॉरिशस में उसने भरा सिर्फ 50 लाख, तो साढ़े चार करोड़ को माना जाएगा कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन पे भारत सरकार लेगी टैक्स। और इस तरीके से भारत सरकार ने धीरे धीरे कई सारे टैक्स हेवेंस जिनके साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था उनको धीरे धीरे बदलना शुरू किया है इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स लॉसेस या टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी। बट अभी भी ये पूरी तरह से ऑफ कोर्स खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये डेटा अगर आप देखें, इसी की मैं पहले भी बात कर रहा था, अब इसको ध्यान से समझें। हमारे देश से विदेशों में जाने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ऊपर है सिंगापुर। हम सोचेंगे चलिए मान लेते हैं सिंगापुर एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, US, UK, नीदरलैंड्स। बट हमारे देश से जाने वाले आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आने वाले को तो हम कहते हैं FDI, और हमारे देश से जाने वाले को कहते हैं ODI। उसमें आप टॉप 10 में नाम देखोगे ऐसे देशों का, बरमूडा, जर्सी, सिप्रस। बेसिकली यू विल फाइंड जाने वाले टॉप ODI में, आउटसाइड direct investment, you will find names like Bermuda and Cyprus। That clearly says कि इंडिया में कुछ लोग हैं जो पहले यहाँ पे सेल कंपनी खोल लिए, अब वहां पे पैसा भेज रहे हैं। दैट इज वाई ODI इज अपीयरिंग हाई। अब वही पैसा घुमा करके इंडिया में लाएंगे, राउंड ट्रिपिंग करेंगे, टैक्स इवेजन से बचेंगे, आई मीन टैक्स पेमेंट से बचेंगे और टैक्स की इवेजन करेंगे, मतलब चोरी करेंगे।
सो ये डेटा ये बताता है बरमूडा, जर्सी, सिप्रस जैसे जुरिडिक्शंस का टॉप 10 में होना बताता है कि दीज आर हाई टैक्स हेवन स्टेट्स दैट हैव बिकम अ सोर्स फॉर ओपनिंग सेल कंपनीज। तो ये टैक्स की चोरी के से बचने के लिए, टैक्स हेवेंस के कारण होने वाले टैक्स के लॉस से बचने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव लिया गया है बाय G7 कंट्रीज। अभी ये इनिशिएटिव पूरे दुनिया भर में इंप्लीमेंट होना बाकी है, प्रपोजल है बस। G7 की जब मीटिंग हुई थी यूके के कॉर्नवॉल में 2021 में, तो वहां पे प्रपोज किया गया था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स में प्रपोज किया गया था कि मिनिमम 15% टैक्स तो लिया ही जाएगा कंपनियों से उनके बिजनेस पे। कैसे, जरा वो देखते हैं। तो मान लीजिए कि कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री ए के अंदर XYZ कंपनी का रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है, लेकिन ज्यादातर वो बिजनेस कर रहा है कंट्री बी में। और कंट्री बी में मान लीजिए कि टैक्स है 8.5%, और ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कहता है कि मिनिमम टैक्स 15% तो होना ही चाहिए। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कंट्री ए को मिल जाएगा। मतलब मुद्दा यह है कि अब ये टैक्स हेवेंस कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो भारत सरकार को 15% टैक्स मिलेगा। अगर ये जीरो लेंगे तो भारत सरकार को 15 मिलेगा। दैट इज द न्यू रूल। बट ये प्रपोजल है, क्योंकि G7 ऑफ कोर्स पूरे दुनिया भर के लिए फोर्सफुल तरीके से तो रूल बना नहीं सकते। दिस प्रपोजल विल हैव टू बी एक्सेप्टेड एट WTO में भी, और फिर जाकर के हो सकता है कि ये फैसला हो पाए। बट द प्रपोजल ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कमिंग फ्रॉम G7 इज कि मिनिमम 15% तो आपको टैक्स देना ही है। तो इससे टैक्स हेवेंस जो है उनका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। वो टैक्स हेवेंस जैसे कि मान लीजिए ये बरमूडा अपनी कंट्रीज को अट्रैक्ट करेगा कि भाई मेरे यहाँ आकर आ जाओ, कंपनियों को अट्रैक्ट करेगा कि 2% बस टैक्स दे देना। अब बरमूडा के लिए तो 2% भी बहुत है, मिल गया। तो मेरे यहाँ आ जाओ, इन्वेस्ट कर दो, बस 2% दे देना। तो जिस देश से वो आ रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे 2% देंगे, बाकी का जिस देश में वो मेजर बिजनेस कर रहे हैं रिमेनिंग 15% या 13%, आई एम सो सॉरी, वहां पे देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम corporate tax, but it is yet to be implemented. We'll see how it gets implemented. So tax havens are jurisdiction that are they practically exempt entire tax to be collected from the investors. तो टैक्स एग्जेम्प्ट कर देते हैं टैक्स हेवेंस। इससे टैक्स रेवेन्यू का लॉस होता है फॉर द कंट्री वेयर द मेजर बिजनेस इज डन। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और हवालास के थ्रू राउंड ट्रिपिंग होती है, टैक्स इवेजन होती है। इसीलिए G7 के यूके सबमिट में फैसला किया गया था, प्रपोज किया गया था ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोफेसर माहेश्वर नियोग जी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। 13 सितंबर यानी कि आज का दिन, इट्स अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ एमिनेंट एकेडमिक एंड इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश्वर नियोग। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं उनके बारे में आसाम ट्रिब्यून में आर्टिकल्स आते रहते हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी में। इनसे रिलेटेड जीएस पेपर 5 में सीधा सीधा प्रश्न मेंस में दिख सकता है। तो प्रोफेसर नियोग जी के बारे में जरा देखते हैं। वॉज बोर्न ऑन 7 सितंबर 1915 in Sivsagar district and he is considered to be one of the finest product of SME's Vasonite tradition। एक बात जो आपको याद रखनी है, his most important literary work, जिसको कहा जाता है मैग्नम ओपस, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज शंकर देव एंड हिज टाइम्स, अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णव फेथ एंड मूवमेंट इन आसाम। तो ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है माहेश्वर नियोग जी की। ही पॉपुलराइज सत्रिया डांस आउटसाइड in other parts of India, also outside Assam. And he had given first exposure of Satriya dance nationally in 1958 as a at a seminar conducted by Sangeet Natak Academy। Important ये है, इनको पद्म श्री अवार्ड मिला 1974 में and he was president of असम साहित्य सभा ऑल्सो इन 1974। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, शांति स्वरूप भटनागर जी हमारे देश की साइंटिफिक एजेंसी CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले फाउंडर डायरेक्टर थे। तो शांति स्वरूप भटनागर जी वॉज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ CSIR, और उन्हीं के रिमेम्बरेंस में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड देता है CSIR टू द बडिंग साइंटिस्ट एवरी ईयर। तो
उभरते हुए साइंटिस्ट जो 45 साल से कम उम्र के साइंटिस्ट हैं उनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिलता है बाय CSIR इन द रिमेम्बरेंस ऑफ इट्स फर्स्ट फाउंडर डायरेक्टर। इसमें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी होता है। अलग अलग फील्ड्स में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेयर, ETC। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था इसमें तीनों तरह के माउंटेन जो है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। एनी कंट्री कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, sovereign gold bonds are government security denominated in grams of gold. That is true. And person resident in India are eligible to invest in sovereign gold bond. Both statements were true. That's all from our side for today. Thanks for watching.